नमस्कार आप सभी को। आज का अपना डिस्कशन जून 2024 CSIR नेट एग्ज़ाम के इवनिंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस को लेकर रहेगा, जिसमें अपन पर्टिकुलरली इवोल्यूशन यूनिट से जो क्वेश्चंस थे उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर करेक्ट आंसर्स क्या रह सकते हैं इन क्वेश्चंस के, और बिल्कुल से सरल भाषा में आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना सीखें। तो एक कंप्लीट सीरीज़ के अंदर हम ये जो डिस्कशन लेके आए हैं इसका आप रेगुलर फ़ायदा उठाइए। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जिसका कि ID 703057 है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि यान पावलोव conducted experiments to demonstrate that a dog that associates the sound of a bell with food, यानी कि ये जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था इसमें इन्होंने क्या किया था कि इनके पास एक डॉग था और जब ये डॉग को खाना देते थे तो एक घंटी है वो बजाई जाती, तो उसकी आवाज़ फूड के साथ में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एसोसिएट रखी थी। वुड सलाइवेट, तो जैसे ही डॉग को घंटी के साथ में खाना दिया जाता तो डॉग की जीभ से लार है वो निकलती, यानी कि वो उसमें बिहेवियर था वो रिलीज हो रहा था ऑन हियरिंग द बेल। बट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इवन व्हेन द फूड वाज नॉट प्रेजेंटेड, कि स्टार्टिंग के अंदर फूड के साथ में साउंड था, बाद के अंदर फूड था ही नहीं, केवल साउंड दी गई, उसके बाद में भी जो सलाइवेशन है वो आ रहा था। तो ये जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट रहा हुआ है ये किस फिनोमेना को समझाता है। देखिए यहाँ पे दो अच्छे वर्ड ऑप्शंस पे आपको मिल रहे हैं, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग और दूसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग। एक्सपेरिमेंट वाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे फूड नहीं दिया गया, फूड वाज नॉट प्रेजेंटेड, तो उसके बावजूद भी जो डॉग है वो साउंड के साथ में ही सलाइवेशन कोज कर रहा है। तो एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जिसमें उसने साउंड के साथ में फूड हो या ना हो, साउंड सुनते ही सलाइवेशन होगा, जो कि क्लासिकल बिहेवियर है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। बट अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जिसमें रिवार्ड्स या पनिशमेंट्स इंक्लूड हो। जैसे किसी भी बिहेवियर के लिए आप अगर वो बिहेवियर देता है तो उसको आप कुछ रिवार्ड देते हैं, और अगर जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर बिहेवियर आ रहा है तो हम उसको कुछ बेनिफिट देते हो, जैसे कि कुछ फूड देते हो, एक्स्ट्रा चीज़ देते हो, या हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा बिहेवियर ना दे, और जैसे ही वो देता है हम उसको पनिशमेंट दें, तो वो बिहेवियर है वो रिवार्ड और पनिशमेंट से जुड़ जाएगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स आते हैं कि जो बिहेवियर है वो रिवार्ड और पनिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जैसे हम एक्सपेरिमेंट वाइज बात करें तो जो फूड है वो अनकंडीशनल स्टिमुलेशन है, अनकंडीशनल स्टिमुलेशन। और सिमिलरली जो सलाइवेशन है, जो सलाइवेट हो रहा है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि फूड वहाँ पे है या नहीं है इसका कोई इशू नहीं है। लर्निंग के अंदर साउंड के साथ में फूड रखा गया है, अब चाहे आप फूड को वहाँ से डिलीट कर दीजिए, ओनली साउंड होने पे भी अनकंडीशनली वो रिस्पॉन्स है वो दे दिया जाएगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सेंसिटाइजेशन जो संवेदनशीलता होती है उससे जुड़ा हुआ है। हैबिचुएशन जो आदत पड़ जाती है
उससे जुड़ा हुआ टर्म है। तो एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन था, बट ज़्यादा जो टर्म्स थे जिनके ऊपर आपको काम करना है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो रिवार्ड एंड प्रेसमेंट से एसोसिएट होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है जो अनकंडीशनल होता है, उस पर कोई शर्त लागू नहीं होती। जैसे आपने घंटी के साथ में सिखा दिया तो घंटी बजेगी तो फूड है या नहीं है, वो चीज़ इग्नोर हो गई है, सलाइवेशन जरूर आएगा। दिस इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मीन क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक ट्री डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग इनवर्टिब्रेट्स। तो फाइलोजेनी को लेके लास्ट एग्जाम्स में बहुत शानदार लेवल पे आपको क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, डिफरेंट एंगल से फाइलोजेनी से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फाइलोजेनी के बारे में बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए। हमने इवोल्यूशन के लास्ट PYQ डिस्कशन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सहज रूप से इन सबको सॉल्व करवाया है, तो आप उनका भी प्रॉपर फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो यहाँ जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जैसे इंसेक्ट्स, मैरीपोडा, क्रस्टेशियन, चेलिकेरेटा, ये सारे ग्रुप्स हैं। अगर फाइलोजेनी के हिसाब से कि इनके बीच में रिलेशननेस किस प्रकार की है, तो जो मोस्ट करेक्ट ट्री है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये जो इंसेक्टा ग्रुप है वो क्रस्टेशियन के बिल्कुल क्लोज है, राइट। और फिर जो थर्ड वन ग्रुप हमने यहाँ पे ले रखा है मैरीपोडा, वो इनके साथ में सिस्टर एंसेस्ट्री शो करता है। और कैलिसरेटा है वो बिल्कुल से डिफरेंट है, आउट ग्रुप है इनसे। तो ये फाइलोजेनी ट्री तो हमें पता होने पे हम ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे आप फाइलोजेनी से ले सकते हैं कि इंसेक्ट्स हैं वो क्रस्टेशियंस के साथ में क्लोज हैं, दिस वन। तो सबसे क्लोजेस्ट ग्रुप इनका ही होगा, इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस का। हालांकि ये चीज़ तो आपको बाकी जगह पे भी मिल जाएगी, लेकिन बाकी और ऑप्शंस को अपन देखते हैं कि जो मैरियोपॉड्स हैं वो इनके नियरेस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं इनके। तो अब हमें नेक्स्ट मैरियोपॉड्स को लेना है, तो ये केवल यहीं पे जस्टिफाई होता है। तो हमारा जो ट्री है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज राइट। और फिर जो हमारे सेलेरोड्स हैं ये तो आउट ग्रुप के रूप में है, बाहर है, ट्राइलोबाइट्स हैं, ये इनसे बाहर है। तो फाइलोजेनी ट्री हमें डाइवर्सिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए, और लास्ट PYQs के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रखे हैं, तो उनसे भी हम आइडिया रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट होमोप्लेसी इज नॉट ट्रू। देखो होमोप्लेसी जब हम फाइलोजेनी ट्री बनाते हैं तो जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हम ट्री को देख के सॉल्व नहीं कर पाते, जैसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है या कोई करैक्टर रीअपियर हो जाए किसी लिनेज के अंदर जो पहले लॉस्ट हो गया हो, तो ये कन्फ्यूज़न कॉज करते हैं जिनको हम ट्री को देख के नहीं समझा सकते, वो होमोप्लेसी कहलाते हैं। तो होमोप्लेसी से जो कनेक्टेड नहीं है, जो रॉन्ग हो, वो हमें चूज करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स इन अनरिलेटेड लिनेजेस। जैसे मान लो कि आपने कुछ ग्रुप्स लिए, कोई ट्री आपने ले लिया सपोज, और उस ट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो अलग अलग जगह पे एक्विसाइड किया जाता है ना। इंडिपेंडेंट एक्विजिशन है कि यहाँ पे अलग एक्विजिशन हुआ उसका, यहाँ पे किसी अलग लिनेज के अंदर अलग उसका एक्विजिशन हुआ है। ये जो हमने लिनेज लिए हैं ये बिल्कुल से डिफरेंट है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, अनरिलेटेड लिनेजेज है। लेकिन किन्हीं दो ग्रुप्स में हमारा कैरेक्टर प्रेजेंट है तो हमें लगेगा कि इनके एंसेस्टर कॉमन रहे हुए होंगे, तो ये डाउट क्रिएट होता है, और डाउट क्रिएट होना ही होमोप्लेसी का मीनिंग होता है। तो अनरिलेटेड टैक्सा जो कि कॉमन एंसेस्टर से कनेक्टेड नहीं है, उनमें कोई एक कैरेक्टर अलग अलग एक्विसाइड होता है, तो हमें मिसलीडिंग होती है कि इनके एंसेस्टर एक रहे होंगे जिसमें ये कैरेक्टर आ गया होगा, ऐसा नहीं होता है। तो होमोप्लेसी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि होमोप्लेसी में ऐसा ही होता है।
नेक्स्ट था कि इट रेफर्स टू ए करेक्टर शेयर्ड बाय ए सेट ऑफ स्पीसीज, कि कई सारे स्पीसीज के अंदर आपको एक करेक्टर मिल जाएगा। शेयर्ड बाय का मतलब उनमें कॉमनली वो प्रेजेंट होगा, बट नॉट प्रेजेंट इन देयर कॉमन एंसेस्टर, कि कोई ऐसा करेक्टर है जो कई सारे स्पीसीज में है लेकिन उनके कॉमन एंसेस्टर के अंदर वो करेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि वो मल्टीपल टाइम एक्विसाइड किया गया है या अलग अलग रिलीजन्स के अंदर डिफरेंसली उसका एक्विजिशन हुआ है, तो ये भी मिसगाइड मिसलीडिंग क्रिएट करेगा, तो होमोप्लेसी के अंदर काउंट हो जाएगा। थर्ड वन था कि इट रेफर्स टू ए करेक्टर स्टैक, कि ये किसी करेक्टर स्टैक का मामला है जहाँ पे इवोल्व बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो अलग अलग लिनेजेस से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स जब एक कॉमन इकोलॉजिकल प्रेशर फेस करते हैं तो उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर जो है वो सेम होने लग जाते हैं, यानी कि वो हमें दिखने में एक जैसे दिखते हैं, जिनको हम एनालॉगस करैक्टर भी बोलते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से जो ग्रुप आपस में कनेक्टेड थे ही नहीं, जो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप थे, उनके करैक्टर सेम हो जाते हैं। जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है तो उससे भी हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इनके एंसेस्टर एक रहे हुए होंगे बट इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होते हैं। तो अनरिलेटेड लिनेजेस के अंदर एक्विजिशन अलग अलग टाइम पे हो जाए तो भी होमोप्लेसी है, और बहुत सारों के अंदर कोई करैक्टर है कॉमन एंसेस्टर में नहीं है तो वो भी होमोप्लेसी है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से ऑर्गेनिज्म बाहर से समानता दिखा रहे हैं तो वो भी होमोप्लेसी है। लेकिन लास्ट वन ऑप्शन जो है कि इट रिप्रेजेंट्स करैक्टर दैट आर सिमिलर ड्यू टू पार्सिमोनी। देखो पार्सिमोनी जो प्रिंसिपल होता है, पार्सिमोनी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड होना चाहिए, यानी कि मोस्ट करेक्ट जो ट्री होना चाहिए या मोस्टली किसी भी फाइलोजेनी इशू को सॉल्व किया जाए तो सबसे सही जो ट्री है वो कौन सा बन करके आएगा, वो पार्सिमोनी प्रिंसिपल कहलाता है। तो पार्सिमोनी प्रिंसिपल के अंदर तो जो डाउट्स हैं वो सबसे कम होते हैं, तो होमोप्लेसी के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि पार्सिमोनी का मतलब होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड कि बहुत ज़्यादा होने की संभावनाएं जिस तरीके की होती है वो पार्सिमोनी पार्ट हो जाता है। तो अगर हम पार्सिमोनी लगाएंगे तो वो डाउट जो है उसका अगेंस्ट वर्ड है, तो पार्सिमोनी की वजह से होमोप्लेसी हो ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। तो दिस इज द आंसर ऑल्सो कि हमें पार्सिमोनी होमोप्लेसी के साथ में उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो दैट विल बी आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि नेचुरल सिलेक्शन कैन मेंटेन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। देखो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि किसी पॉपुलेशन के अंदर या किसी ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर यानी कि जो जीनोटाइप है उसको लेके बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप्स हैं। सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि दो ही जीन हैं ए और बी, एलील दो ही आपने लिए हैं, तो जैसे स्मॉल ए और बी हेटेरोजाइगस, बी और बी होमोजाइगस, तो ऐसे हमारे पास तीन ऑप्शन है। अगर नंबर ऑफ एलील हम बढ़ा देंगे, जैसे नंबर ऑफ एलील अगर हम 3 कर देंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो 6 हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा एलील होंगे उतने ज़्यादा जीनोटाइप के ऑप्शन होंगे और जीनोटाइप को लेके इंडिविजुअल्स हैं वो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। मीन्स जितने ज़्यादा एलील सपोर्ट होंगे उतने ज़्यादा उनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उतना ज़्यादा जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म उस पॉपुलेशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, फिर था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेन पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमें जो गलत है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता वो फाइंड आउट करना है। देखिए ये तो ऑलमोस्ट एक रूल है कि CSIR के मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो नेगेटिव अप्रोच के साथ में सॉल्व करवाए जाते हैं। तो कैन नॉट, नॉट ट्रू, ये तो आप माइंडसेट में बिल्कुल रखिए कि ये फॉर्मेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जो लागू नहीं है वो आंसर होगा। देखो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ सेलेक्टिव फोर्सेस, कि
नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो फोर्स जिम्मेदार हैं और उनका जो डायरेक्शन है कि वो किस दिशा में काम करते हैं, इज डिफरेंट, कि वो अलग अलग है इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि अलग अलग सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर अलग अलग जीनोटाइप वाले सेलेक्ट होंगे। तो एज ए टोटल देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जेनेटिक बहुत सारे एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी होगी। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग जीनोटाइप वाले सपोर्ट हैं। तो एज ए टोटल बहुत सारे जो जीनोटाइप हैं, जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस हैं, वो हमें मिल जाएंगे। तो ये तो पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करेगा। ओके, देन था कि व्हेन हेट्रोजाइगोट्स हैव सुपीरियर फिटनेस ओवर होमोजाइगोट्स। तो अगर हम ऐसा कहें कि हमारे जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनकी फिटनेस ज़्यादा है, कि हेट्रोजाइगोट्स को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और होमोजाइगोट्स को कम सपोर्ट किया जा रहा है, तो हमारी जो दोनों एलील हैं, क्योंकि हेट्रो के लिए 2 डिफरेंट एलील होते हैं, तो जैसे आप सिंपल एक जिन के 2 एलील लेके भी काम करें तो आपका आंसर यहाँ पे ये आ रहा है कि 2 एलील विल बी सपोर्टेड। लेकिन अगर हम हमारा जो अजम्पशन है उसके अंदर नंबर ऑफ एलील 2 से ज़्यादा कर दें तो उसका आंसर क्या निकलेगा? उसका आंसर ये निकलेगा कि हमने जितनी भी एलील ली हैं वो सारी सपोर्ट होंगी। तो जब सारी एलील सपोर्ट होंगी तो उनके कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे होंगे, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करेगा। द नेक्स्ट वन कि व्हेन ग्रेडियंट्स ऑफ सिलेक्टिव फोर्सेस, कि सिलेक्टिव फोर्स के लिए जो चीज़ें काम कर रही हैं उनके जो प्रभाव हैं, उनकी जो मात्रा जो है, फेवर डिफरेंट मॉब्स, कि अलग अलग जो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस हैं उनके ऊपर जो सिलेक्टिव फोर्स हैं वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। सरल भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि अलग अलग प्रकार से दिखने वालों के ऊपर जो सिलेक्शन है वो अलग अलग प्रकार से काम करता है। तो इसका नतीजा भी क्या निकलने वाला है कि अलग अलग मॉर्फोलॉजी वालों का अलग अलग प्रकार से सिलेक्शन होगा, यानी कि कई सारे मॉर्फोलॉजी वालों का सिलेक्शन होगा। तो कई सारे मॉर्फो वाले सेलेक्ट होंगे तो उनके मॉर्फो के नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो करैक्टर्स हैं वो जिन से कंट्रोल हो रहे हैं, एलील से कंट्रोल हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा मॉर्फ फेवर हो जाएंगे उतने ही ज़्यादा जेनेटिक जो मैकअप है तो वो सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये भी क्या करेगा? पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करेगा। देन लास्ट वन आते हैं अपन कि व्हेन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन कन्फर्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई कितनी टोटल में से कोई कितनी बार आता है, उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी है, यानी कि किसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे अगर सिलेक्शन काम करता हो, और वो क्या काम करता है? कन्फर एन एडवांटेज टू ए मॉर्फ विच इज़ कॉमन, कि अगर पॉपुलेशन में कोई मॉर्फोलॉजी ऐसी है जो कॉमन है, कॉमन का मतलब वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, और उसको अगर वहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर मॉर्फ के अंदर जो एलील है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो वेरिएबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर एक मॉर्फ ज़्यादा सपोर्ट हो रही है तो उसके एलील तो बचेंगे, बाकी मॉर्फ है वो कंपैरेटिवली आप कंपेयर करेंगे तो कम सपोर्ट हो रही हैं, तो उनके एलील्स हैं वो जो वेरिएशंस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये गलत होगा कि यहाँ हमारी पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट नहीं होगी। तो ऐसे आप सिंपल तरीके से इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से और वर्ड बाय वर्ड क्लियर कर सकते हैं, ताकि कॉन्सेप्चुअल आपके जो क्वेश्चंस हैं दे विल बी ऑलवेज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 जो था कि द बर्गेस सेल इन द कैनेडियन रॉकी माउंटेन्स इज नोन फॉर इट्स कैम्ब्रियन फॉसिल्स, कि एक डिगिंग साइट है जहाँ पे कैम्ब्रियन फॉसिल्स हैं वो प्राप्त किए गए हैं। और अगर हम बात करें तो दिस साइट इज अबंडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल असेंबलेज। तो कैम्ब्रियन टाइम का मैटर है, और कैम्ब्रियन टाइम के अंदर जो फॉसिल्स बने हैं वो जो प्रिमिटिव लाइफ है उससे जुड़े हुए हैं, यानी कि वेरी फर्स्ट जो इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो इसका आंसर होंगे। तो दैट विल बी आर्थ्रोपोड्स।
कि डायनासोर्स, वुडी प्लांट, फिशेज, इनके कंपैरिजन के अंदर सबसे प्रिमिटिव जो है वो आर्थ्रोपोड्स है और कैम्ब्रियन सबसे प्रिमिटिव टाइम है। तो आप टाइम के रिलेशन के अंदर आंसर को बिल्कुल आराम से टिक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो डेफिनेटली कॉन्ट्रास्टिंग है कि आप डायनासोर्स हैं वो तो बहुत लास्ट में जुरासिक में आप जाके लेते हैं, वुडी प्लांट्स हैं, फिशेज हैं, तो ये कैम्ब्रियन से कनेक्शन नहीं है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, रन अवे सिलेक्शन। देखो सेक्सुअल सिलेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो रेगुलर पूछे जा रहे हैं, तो सेक्सुअल सिलेक्शन का ही एक पार्ट है रन अवे सिलेक्शन। रन अवे सिलेक्शन को जैसे अपन बात करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पिकॉक का आप एग्जांपल लीजिए कि पिकॉक के केस में हम क्या देखते हैं कि जो लंबे पंख हैं वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए हेल्पफुल होते हैं, और फिर एक सेक्स वाले यानी कि जो मेल हैं वो अपने प्लम्बेज को और ज़्यादा लेंथ वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज इवॉल्व करते हैं। बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो जहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है उन केसेस के अंदर जहाँ सिलेक्शन का बेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होती हैं, तो उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए एक सिलेक्शन प्रेशर होता है, और फिर एक सेक्स के अंदर वो कैरेक्टर हैं वो हर पीढ़ी के अंदर बढ़ाए जाते हैं, जिसको अपन रन अवे सिलेक्शन बोलते हैं। तो अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि रन अवे सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय R.A. फिशर टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा वेजिनेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि वेजाइनल कैरेक्टर्स के अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनका इवोल्यूशन रन अवे सिलेक्शन से समझाया जाता है, जो कि इनका वर्क है। वैसे अभी हमने बात की कि जैसे पिकॉक हैं, आप दूसरे ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं जहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में सारे इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। द मॉडल इज बेस्ड ऑन एग्जीग्रेशन। एग्जीग्रेशन का मतलब है कि और ज़्यादा खूब सारा बढ़ा चढ़ा के जो होता है ना, एग्जीग्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन मेल्स। जैसे हमने पिकॉक का एग्जांपल आपको पहले बता दिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फॉलो करते रहिए कि मेल जो है उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि पंख है उसके, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेशन चल रहा है, एंड फीमेल चॉइस फॉर दीज एग्जीग्रेटेड कैरेक्टर्स। और मैटिंग के टाइम के ऊपर जो फीमेल है, जो पिहेन है, वो लंबे पंख वाले को चूज करते हैं कि एग्रीगेटेड कैरेक्टर जो है वो चॉइस के लिए काम आता है, यानी कि अपोजिट सेक्स वाला सिलेक्शन के लिए उन कैरेक्टर्स के ऊपर जाता है। फिर ताकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज एन अजम्पशन ऑफ दिस मॉडल। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल का जो आधार है, जो अजम्पशन है, वो हमारा कौन सा स्टेटमेंट होगा। तो आप स्टेटमेंट को 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं अपन, फिर ये हमारी बात उससे कोरिलेट हो जाएगी। पहला था कि एग्जीग्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल चॉइसनेस, कि मेल के अंदर कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा डेवलप हो, फीमेल सिलेक्शन के लिए, चॉइस के लिए उनका इस्तेमाल करें, आर बोथ हेरिटेबल, कि जैसे मेल वाले कैरेक्टर मेल के अंदर हेरिटेबल होने चाहिए, फीमेल को जैसे मेल को ज़्यादा लंबे पंख बनाने हैं, ये उसकी पीढ़ियों के अंदर रन करना चाहिए, हेरिटेबल होना चाहिए। ऐसे लंबे पंख वाले को ही मैटिंग पार्टनर बनाना है, ये फीमेल को अपने चूजीनेस बिहेवियर के अंदर आना चाहिए। तो दोनों सेक्स को पता होना चाहिए, दिस इज मोस्ट करेक्ट। तो आंसर विल बी दिस वन। फिर ताकि नाइदर एग्जीग्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन मेल नॉर फीमेल चॉइसनेस फॉर एग्जीग्रेशन आर हेरिटेबल। तो ये तो आपको ये कह रहा है कि ना तो मेल के अंदर हेरिटेबल होना चाहिए ना फीमेल में होना चाहिए, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हर बार ऑफ स्प्रिंग बढ़िया बने इसके लिए सेक्सुअल सिलेक्शन कराना है। सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए मेल्स में जो कैरेक्टर चूजिंग के लिए काम आता है वो और ज़्यादा एग्रीगेट हो, तो मेल्स में ये हेरिटेबल होना चाहिए, फीमेल्स में हेरिटेबल होना चाहिए, कि वो अच्छे कैरेक्टर जो हैं, अच्छी स्टेट जो है कैरेक्टर की, उसको वो जानती हो, उसको वो सेंस कर सके। तो ये दोनों सेक्स में रहेगा, तो दोनों में ही ना हो कोई मतलब ही नहीं है। एग्जीग्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन मेल्स इज हेरिटेबल, कि मेल में तो होना चाहिए,
और फीमेल के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। और एग्जीग्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन मेल इज नॉट हेरिटेबल, तो गलत है, फीमेल्स में हो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हम देखेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो रन अवे हाइपोथेसिस है, वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो रिक्वायरमेंट है कि मेल में एक प्लम्बेज का पार्ट लिया वो और ज़्यादा डेवलप हो, हेरिटेबल होना चाहिए, फीमेल उस कैरेक्टर को रिसीव कर सके, समझ सके, परसीव कर सके, उसको परसीव करने की मैकेनिज्म जो है चूजीनेस, वो उसको समझ में आनी चाहिए, यानी कि हेरिटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि कंसीडर ए स्पीसीज ऑफ ग्रुप लिविंग बर्ड्स, कि कोई ग्रुप में रहने वाले बर्ड्स हैं, सोशल बर्ड्स हो गए, इन विच इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस अलार्म कॉल्स, तो वहाँ पे वो जो बर्ड्स हैं वो अलार्म कॉल प्रोड्यूस करते हैं, टू अलर्ट ग्रुप मेंबर्स इन प्रेजेंस ऑफ ए प्रेडेटर, कि जब कोई प्रेडेटर आता है तो बाकी सबको बताने के लिए वो अलार्म कॉल्स देते हैं। ठीक है। द अलार्म कॉल कन्फर्स फिटनेस बेनिफिट टू द कॉलर, कि जैसे ही किसी प्रेडेटर को देखेंगे तो वो आवाज़ निकालेंगे, तो जो आवाज़ निकाल रहा है उसको भी फिटनेस प्राप्त होता है। एज इट हेल्प ग्रुप मेंबर्स, क्योंकि बाकी जो सारे मेंबर्स हैं वो सारे अलर्ट हो जाएंगे, तो सारे प्रेडेटर से एस्केप रहेंगे, बचे रहेंगे। तो अपने जैसों के लिए या अपने जैसों को बचाना ये खुद को बचाने के बराबर ही होता है, हैमिल्टन रूल हमें यही समझाता है। तो जिनके साथ में जेनेटिक रिलेटेडनेस है, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको फ़ायदा होता है, और अपने जैसे जीनोटाइप वालों को फ़ायदा होता है, तो वो खुद के फ़ायदे के बराबर ही होता है। तो प्रेडेटर से ये लोग बच जाते हैं। ठीक है। लेकिन हाउएवर अलार्म कॉलिंग ऑल्सो मेक द कॉलर मोर कॉन्स्पिक्यूअस टू द प्रेडेटर, कि किसने आवाज़ निकाली, वो कॉलर है, और प्रेडेटर को वो ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा, यानी कि आवाज़ निकालने से बाकी सबको बचा लेगा, वो अच्छी बात है। लेकिन किसने साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कॉलर है, प्रेडेटर उसको देख लेता है या उसको दिखने में आ जाता है। इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन ए पॉपुलेशन हैव 4 फिनोटाइप्स, कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास 4 प्रकार के फिनोटाइप आएंगे। वो किसको लेके, फॉर द लाउडनेस ऑफ अलार्म कॉल, कि जो अलार्म कॉल दी जा रही है उस अलार्म कॉल का जो लाउड है, वॉल्यूम जो है, उस वॉल्यूम को लेके 4 पार्ट्स हैं, कि 4 प्रकार से हैं। दे प्रोड्यूस इन द ऑर्डर, कि सबसे लाउड पी है, सबसे जो कम जो लाउडनेस वाली वो पी है, फिर क्यू है, आर है, एस है। द ग्राफ बिलो गिव्स द कॉस्ट एंड बेनिफिट फंक्शन ऑफ द अलार्म कॉलिंग बिहेवियर फॉर द 4 फिनोटाइप्स। तो हमारे पास पी, क्यू, आर, एस लाउडनेस को लेके 4 फिनोटाइप्स हैं। उनका रिलेशन हमें बता दिया गया कि एस सबसे लाउड है और पी सबसे कम लाउड है, और उनसे जुड़े हुए कॉस्ट और बेनिफिट हमें ग्राफ में शो हो रहे हैं, तो ये अपन यहाँ से कंसीडर करेंगे। चलिए अपन ग्राफ से इस चीज़ को समझते हैं। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर तो हमें मिल जाएंगे फिनोटाइप की लाउडनेस मैक्सिमम एस की है और मिनिमम पी की है, और फिटनेस, कॉस्ट और बेनिफिट हमें वाई एक्सिस के ऊपर मिल जाएंगे। तो फिटनेस जो है, बेनिफिट जो है उसको अपन कलर कर लेते हैं कि अपने इसको ले लिया कि ये हमारा बेनिफिट्स है, और कॉस्ट को अपन येलो कर देते हैं कि ये डैश लाइन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज बतानी पड़ेगी जो करेक्ट आउटकम होगा नेचुरल सिलेक्शन का। तो आपको ध्यान देना है कि नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कौन से करैक्टर आएंगे। नेचुरल सिलेक्शन उन्हीं करैक्टर्स का होगा जिनमें बेनिफिट हायर हो, बेनिफिट हाई होना चाहिए, और हाई का मतलब क्या है कि मोर देन कॉस्ट, क्योंकि हैमिल्टन रूल में भी हम यही पढ़ के आते हैं कि ऐसा कोई भी बिहेवियर दिया ही नहीं जा सकता जिसमें
कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट हमेशा ही कम होती है रेटेडनेस और बेनिफिट वैल्यू जो होती हैं उनके मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट से हमेशा ही कम होती है। तो कॉस्ट कम होनी चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा हो तो वो बिहेवियर के अंदर, जो बिहेवियर है वो इवोल्यूशन के अंदर स्टेबल होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन तभी हो सकता है जब हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो। तो बेनिफिट देखिए, पी का भी ज़्यादा है, क्यू का भी ज़्यादा है और आर का भी ज़्यादा है। एस एक ऐसा है जिसमें बेनिफिट से ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। तो एस तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर सबसे कम सपोर्ट होगा, मिनिमम सपोर्ट, क्योंकि इससे ऑर्गेनिज्म की जो फिटनेस है वो नेगेटिवली अफेक्टेड हो रही है, राइट। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि कॉस्ट और बेनिफिट का जो अंतर है, यानी कि हमारे ग्राफ के अंदर जो हाइट बनेगी बार की वो मैक्सिमम है क्यू के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो यहाँ पे, यानी कि क्यू मैक्सिमम सपोर्ट होगा, क्योंकि हम इसको पी एंड आर से कंपेयर करेंगे ना। तो मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो क्यू के साथ में एसोसिएट है, तो क्यू की वैल्यू हाईएस्ट होगी और एस की वैल्यू सबसे लोवेस्ट होगी। तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा कि एस की वैल्यू सबसे लोवेस्ट होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए और पी और आर की वैल्यू लगभग बराबर है। तो पी और आर की वैल्यू लगभग बराबर होनी चाहिए, क्यू से छोटी होनी चाहिए, एस से बड़ी होनी चाहिए। तो राइट कॉम्बिनेशन विल बी थर्ड वन। तो ग्राफ से हमें कॉस्ट और बेनिफिट का डिफरेंस पता लग जाएगा। जहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव है वो सपोर्ट होंगे, जहाँ पे नेगेटिव है वो डिससपोर्ट होगा, लेकिन यहाँ डिससपोर्ट के रिगार्डिंग नहीं बताया हुआ। तो एस सबसे कम सपोर्ट होगा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट का डिफरेंस पॉजिटिवली ज़्यादा है वो होगा, यानी कि क्यू विल बी हाईएस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैटिंग सिस्टम्स को लेके क्वेश्चन है कि मेल मैटिंग सिस्टम्स हैव इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू फीमेल मैटिंग स्ट्रेटजीज। कि मैटिंग सिस्टम किस प्रकार का होगा, वो मेल और फीमेल सिस्टम्स हैं उनके आपस में किस प्रकार के इंटरेक्टिव आउटकम्स हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स, और पॉपुलेशन जहाँ पाई जाती है या ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटाट है वहाँ इकोलॉजिकल सिचुएशन किस प्रकार की है, रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं, तो वो डिटरमाइन करेंगे कि फीमेल्स कहाँ अवेलेबल हैं, उनका स्पेस के रिलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो फीमेल्स कहाँ कहाँ हैं और फीमेल्स की स्ट्रेटजी किस प्रकार की है, उसके अकॉर्डिंग मेल्स के मैटिंग सिस्टम है वो इवॉल्व होते हैं। ये हमारा इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग निकल के आ रहा है। नीचे एक टेबल है हमारे पास, उसके अंदर हमें मैटिंग सिस्टम्स दिए हुए हैं। तो कॉलम फर्स्ट के अंदर तो ये मैटिंग सिस्टम्स हैं और कॉलम सेकंड के अंदर इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं। तो बी के अंदर कंडीशंस दी हुई है कि अलग अलग सिचुएशंस बताई हुई है, ठीक है। अब हम इनको आपस में कोरिलेट करके राइट कॉम्बिनेशन अपन को निकालना है, वहाँ तक अपन जाएंगे। तो अपन इनको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे अच्छा तो ये है कि हम जैसे सबसे पहले मोनोगैमी को लें। देखो मोनोगैमी का मतलब होता है वन मेल विथ वन फीमेल, और हम कह सकते हैं कि वन फीमेल विथ वन मेल ओनली। यानी कि जो मैटिंग सिस्टम है उस मैटिंग सिस्टम के अंदर एक सेक्स वाले के साथ दूसरे सेक्स वाला जो पार्टनर है वो सिंगल होगा, राइट। ये तो मोनोगेमी का मतलब हो गया। अब मोनोगेमी के लिए सिचुएशन क्या चाहिए वो आपका नेक्स्ट लेवल हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मोनोगेमी का मतलब ये है कि यहाँ पे केवल एक मेल और एक फीमेल का पेयर रहना है, न पॉलीगाइनी है न पॉलीएंड्री है। तो रिसोर्सेज अगर पर्याप्त हों, आप इसको थोड़ा सा क्लियर करना कि अगर रिसोर्सेज पर्याप्त हों और फीमेल्स हैं वो इजीली एज ए मैटिंग पार्टनर हर एक मेल को अवेलेबल वहाँ पे हो रही हैं, तो सब एक एक फीमेल के साथ पार्टनरशिप में रहेंगे और मोनोगेमी
फॉलो होगी। मोनोगेमी की बाई कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर मेल्स उनको गार्डिंग भी करनी होती है, लेकिन एटलीस्ट अगर रिसोर्स खूब सारे हैं तो सिंगल जो पेयर्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो रिसोर्स हमें अबंडेंट चाहिए, तो रिसोर्स इज अबंडेंट, रिसोर्स इज अबंडेंट दो जगह पे लिखा हुआ है। अब दूसरा मैटर ये आता है कि हमारा रिसोर्स है तो खूब सारा, अबंडेंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर दूसरा मैटर ये आता है कि हर जगह पे उसकी मात्रा बराबर होनी चाहिए, तो अकर्स एट ऑल ओवर द हैबिटाट। तो हम कहीं भी जाके देखें रिसोर्सेज समान रूप से हैं, तो मैटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा कि मेल और फीमेल है वो मोनोगेमी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज उनको हर जगह पे, और उनको नहीं, उनके जैसे हर पैर को हर जगह पे बराबर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आएगा फर्स्ट वन कि मोनोगेमी का कनेक्शन फर्स्ट वन से है। अब जैसे दूसरा सिस्टम ये था कि रिसोर्स अबंडेंट तो है लेकिन वो क्लम्प्स में है, जैसे कि मान लो आपने कोई हैबिटाट बनाया और यहाँ पे रिसोर्स है तो सही खूब सारा, लेकिन वो गुच्छों में है, क्लम्प्स में है, हर जगह पे बराबर नहीं है। तो उस वाले केस के अंदर जो क्लम्प है, क्लम्प का मतलब रिसोर्स है, तो रिसोर्स विल बी ऑक्यूपाइड, और हम कह सकते हैं कि रिसोर्स के ऊपर एक प्रकार से फोर्सली पावरफुली उनको अपने असेस में लेना। अगर ये मेल करने लग जाए, यानी कि यहाँ पे कोई मेल एक्स है, यहाँ पे कोई मेल वाई है, यहाँ पे कोई मेल जेड है, इन्होंने इस रिसोर्स को ऑक्यूपाइड कर लिया, यानी कि इस रिसोर्स को उन्होंने क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। तो फीमेल्स हैं वो फिर जिसके अंडर में ये रिसोर्स है वहाँ की सारी फीमेल्स इनके साथ सिंगल मेल के साथ रिलेशन में आ जाएंगी, तो दैट विल बी पॉलीगायनी। अगर हर जगह पे रिसोर्स बराबर है तो पॉलीगायनी नहीं आ सकती, क्योंकि रिसोर्सेज सबके लिए इक्वली ओपन है। लेकिन अगर क्लम्पिंग होगी रिसोर्सेज की, अगर क्लम्पिंग आ रही है तो क्लम्प के ऊपर जिस मेल ने कब्जा कर लिया तो काफ़ी सारी फीमेल्स को रिसोर्स मिलते रहें, उनकी प्रोजेनी मेंबर ऑफ स्प्रिंग को रिसोर्स की श्योरिटी हो, इसलिए वो एक मेल के साथ पार्टनरशिप में आ जाएंगी। तो रिसोर्स डिफेंस पॉलीगायनी है वो डेवलप होगी, यानी कि पी का मतलब सेकंड ऑप्शन आएगा। अगला सिचुएशन लिखा हुआ था कि रिसोर्स लिमिटेड है, कि रिसोर्स की मात्रा ज़्यादा नहीं है, रिसोर्स लिमिटेड है, एंड अकरेंस इज अनप्रेडिक्टेबल, कि रिसोर्स की मात्रा कहाँ पे कितनी होगी ये पहले से निर्धारित नहीं है, कोई क्लम्पिंग नहीं है, कभी कहाँ हो सकती है, कभी कहाँ हो सकती है, कभी किस प्रकार की हो सकती है। तो रिसोर्स है भी थोड़ा और वो अनप्रेडिक्टेबल भी है। तो दो चीज़ें आप समझो कि जब रिसोर्स ज़्यादा होता है तो मोनोगेमी सपोर्ट हो रही थी, और रिसोर्स ज़्यादा है तो उस समय पे पॉलीगायनी भी सपोर्ट हो गई, लेकिन अगर क्लम्पिंग थी तो पॉलीगायनी उससे क्लम्पिंग से कनेक्ट हो रहा था। अब रिसोर्स की मात्रा कम है, लिमिटेड है और अनप्रेडिक्टेबल भी है, तो कोई उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, कि उसकी मात्रा बहुत कम है और अनप्रेडिक्टेबल है तो उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो ओपन एक सिस्टम होना चाहिए, और ओपन सिस्टम जो है दैट इज ए लैक मैटिंग सिस्टम, की जहाँ एक ब्रीडिंग साइट होती है, ब्रीडिंग साइट के ऊपर जो सारे मेल्स हैं वो गैदर होते हैं, वो अपना स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर देते हैं, और फिर जो फीमेल्स हैं वो उनको चूज़ करती है, और फिर वो एक पॉलीगायनी सिस्टम है उसको फॉलो करता है। तो लैक मैटिंग सिस्टम विल बी कनेक्टेड विद थर्ड वन, कि रिसोर्स शुड बी लिमिटेड। तो अगर हम इन कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो पी में अपन को सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट चाहिए, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट ये अपन को यहाँ मिल जाएगा। देखिए वैसे इक्वेशन बहुत आराम से सोल्व हो जाता है, अगर आप आर के अंदर फर्स्ट ऑप्शन ही लेके आएंगे तो यही बिल्कुल यहीं से हो जाता कि रिसोर्स अबंडेंट है लेकिन थ्रूआउट सिस्टम उनका अकरेंस बिल्कुल इक्वल है, तो मोनोगेमी सपोर्ट होती है, क्योंकि स्ट्रगल नहीं है, ऑक्यूपेंसी नहीं है, ऑक्यूपेंसी एरिया में बराबर है, किसी का कंट्रोल नहीं है, असेस सबके लिए ओपन है, तो मोनोगेमी रह जाती। तो नंबर वन जो कंडीशन थी उसी से हमारा सोल्व हो जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 69 ये था कि फॉलोइंग ट्री शो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज ए बी सी डी। तो 4 स्पीसीज के बीच में जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है वो हमें इस ट्री के अंदर दिखाया हुआ है। अगर हम इस ट्री को देखें तो इसमें ये है कि स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी एंड स्पीसीज डी, और सेम ट्री के अंदर जो दूसरा हाफ पार्ट है उसमें भी ए बी सी डी ये दिया हुआ है। तो दिस इज ए मैटर ऑफ जीन डुप्लीकेशन, कि जहाँ इनका कॉमन एंसेस्टर है वहाँ पे जीन डुप्लीकेशन हुआ होगा। तो जीन डुप्लीकेशन होने से ये बिल्कुल से 2 बराबर भाग हैं जिनके अंदर ये फाइलोजेनी अपन को मिल रही है। तो एग्जैक्टली ये जीन डुप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइलोजेनी अपन से पूछी हुई है, आंसर इज जीन डुप्लीकेशन। एक फाइलोजेनिक ट्री के साथ में आप इस चीज़ को और भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ए बी सी है ना, ट्री रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज ए बी सी है। अब जीन डुप्लीकेशन इवेंट हुआ है दैट अकर्ड इन द कॉमन एंसेस्टर ऑफ स्पीसीज ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी का जो कॉमन एंसेस्टर है उसमें जीन डुप्लीकेशन हुआ है, तो उससे क्या हो गया कि ये ट्री डबल हो गया। और फिर ये था कि इफ स्पीसीज बी लूजेज इट्स ब्लू कॉपी, ये स्पीसीज बी के अंदर अगर ब्लू कॉपी लूज हो जाए, ए एंड सी लूज देयर रेड कॉपी, तो फिर कोई और बन सकता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ था, तो हम केवल जीन डुप्लीकेशन तक ही रहेंगे कि जीन डुप्लीकेशन से हम ऐसे ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के अंदर अलग अलग जो डिफरेंट लिनेजेज होते हैं उनके अंदर कुछ जीन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो भी इससे एक्सप्लेन नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अलग अलग स्पीसीज वाले आपस में इंटरब्रीड करते हैं, वो भी इसमें नहीं है, उसमें केवल कुछ एक में चेंज आता। जीनोम रीअरेंजमेंट होता है तो उसके अंदर भी जो पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट वाले लिनेजेज हैं केवल उन्हीं में आपको चेंज देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा ट्री जो है वो हमारा डबल्ड हो रखा है, तो वो जीन डुप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। तो आई होप आज का ये जो डिस्कशन सेशन रहा है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेंशन करके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। और पर्टिकुलर प्रॉपर जो सीरीज हमारा रहेगा उसमें हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि एग्जैक्टली जो आंसर्स हैं वो आपको क्लियर भी होने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लंबे समय से पेपर डिस्कशन अवेलेबल हैं, आप लोगों ने काम में लिए होंगे। बट जहाँ तक मेरा मानना है ज़्यादा जल्दबाजी में बहुत सारी जगह पे काफ़ी रॉन्ग अटैम्प्ट भी, रॉन्ग वे में भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके अवेलेबल हैं। तो एज ए स्टूडेंट फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या लर्न कर रहे हैं और एग्जैक्टली क्या वो सही है, या सॉल्व करने का तरीका अगर देखें तो क्या वो सही है, या जो अप्रोच आप लगाते हैं क्या वो सही है। क्योंकि हमने बस पेपर सॉल्व कर लिया या पेपर का आंसर, क्वेश्चन का आंसर ये है, इतना जान लिया, इससे CSIR में हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। तो एज ए जेन्युइन स्टूडेंट आप बहुत ही सही तरीके से इन पे काम कीजिए, और हम ये कोशिश करेंगे कि मोस्ट करेक्ट और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको सीरीज़ में मिले। थैंक यू सो मच। आप सीरीज से जुड़े रहिए, वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और दिसंबर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे बाकी जो स्टडी मटेरियल हैं उनके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं, जहाँ से आपको फर्दर हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। गुड लक अगेन।